organisms, there was no idea to synthesize these compounds in laboratory. So they were first discovered in the bodies of living organisms. So people developed a phenomena about their origin, that these compounds are life dependent, therefore they exist only in the bodies of living beings and they are not found outside the bodies of living organisms. उस वक्त फॉसिल फ्यूल अभी डिस्कवर नहीं हुए थे. ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, फैट्स वगैरह, विटामिन्स, इन कंपाउंड्स के बारे में लोगों की ये ऑब्जर्वेशन थी कि ये सिर्फ प्लांट्स, एनिमल्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में होते हैं. ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज से बाहर नहीं होते, हम इनको सिंथेसाइज नहीं कर सकते. इस फिनोमेना का सबसे मेन सपोर्टर बर्जेलियस नामी साइंटिस्ट था और उन्होंने मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस के बेस पे एक फिनोमेना डेवलप किया, एक थ्योरी डेवलप की जिसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी. तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सबसे पहले वाइटल फोर्स थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया गया कि दीज कंपाउंड्स आर ओनली प्रिपेयर्ड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ मिस्टीरियस फोर्स व्हिच इज कॉल्ड द वाइटल फोर्स. कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं इस वजह से कि उनकी बॉडी के अंदर एक मिस्टीरियस फोर्स मौजूद है जिसको उन्होंने वाइटल फोर्स का नाम दिया. और फर्दर इन्होंने बताया कि इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लेबोरेटरीज में इसलिए सिंथेसाइज नहीं कर सकते कि ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि लेबोरेटरी में एक रिएक्टिंग सिस्टम में हम वाइटल फोर्स मैनेज करें. ये वाइटल फोर्स सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज के अंदर मौजूद होती है और ये इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल. तो चूंकि ये जो कंपाउंड्स का मैंने नाम लिया, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, ये कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में थे, तो लोगों ने ये आइडिया डेवलप किया कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रिपेयर हो सकते हैं. और वजह यह है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में कोई मिस्टीरियस फोर्स है. लेकिन साइंसिस इसको वाइटल फोर्स कह रहे हैं. हम अपनी सिंपल ऑब्जर्वेशन में इनको क्या कहते हैं? डोमेस्टिकली हम सिंपल ऑब्जर्वेशन में इनको कहते हैं स्पिरिट या रूह. कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा है क्योंकि उनकी बॉडी में स्पिरिट या रूह मौजूद होती है. ये एक रिलीजियस बिलीफ है और लॉजिकल बिलीफ है. साइंटिफिक बिलीफ ये नहीं है. साइंटिफिक बिलीफ ये है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग है on the basis of different biochemical reactions taking place in their bodies. इसमें किसी वाइटल फोर्स का कोई अमल दखल नहीं है. तो इसीलिए फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में उस फोर्स को नाम दिया गया वाइटल फोर्स. और इस वाइटल फोर्स थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में प्रिपेयर होते हैं क्योंकि उनकी बॉडी में एक वाइटल फोर्स होती है, मिस्टीरियस फोर्स. उसकी असिस्टेंस में ये कंपाउंड्स बनते हैं. हम लेबोरेटरी में ये कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर सकते क्योंकि उस फोर्स को लेबोरेटरी में किसी रिएक्टिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाना ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हम नहीं कर सकते. इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड कांट बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी. इसलिए इस थ्योरी का नाम रखा गया वाइटल फोर्स थ्योरी. और तकरीबन 500 इयर्स तक ये थ्योरी एक्सेप्टेबल रही ग्लोबली. इस वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंटेशन लोगों ने नहीं की. They believed that we can't synthesize these organic compounds. Therefore, people, scientists all over the world, most of them, they've stopped experimentation on these compounds. लेकिन even then, कुछ लोग फिर भी इन compounds की synthesis के लिए experiments करते गए. यहाँ तक कि एक जर्मन केमिस्ट थे फ्रेडरिक वोलर, 19th सेंचुरी में उन्होंने सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जिसको यूरिया बोलते हैं. और उन्होंने ये प्रैक्टिकली प्रूव किया कि वी कैन सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन लेबोरेटरी एंड देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ एनी वाइटल और मिस्टीरियस फोर्स इन देयर सिंथेसिस. आफ्टर दिस वर्क, but I will say that this work brought revolution in organic chemistry. The whole phenomena of the people, it was changed, and then people started experimenting on these compounds
once it was established that we can manufacture these compounds in laboratory, then people around the world, around the globe, they started experimentation on organic compounds, and millions, thousands of organic compounds, useful organic compounds were synthesized. They are used as medicines, as cosmetic products, as plastics, as dyes, industrial products के तौर पर अभी भी इनको हम यूज करते हैं. तो ये जो लफ्ज है ऑर्गेनिक, लाइफ पर्टेनिंग मीन लाइफ डिपेंडेंट, तो पहले लोगों का ख्याल था कि ये लाइफ डिपेंडेंट है, therefore they used the term organic compounds for them. It was based on the belief that these compounds can only be synthesized in the bodies of living organisms under the influence of a vital force. But when it was established that in the synthesis of organic compound there is no influence of any mysterious force, we can synthesize them in laboratory. And that work was done by Friedrich Wöhler, a German chemist. He synthesized urea, which is an organic compound, in laboratory. When it was established that these compounds are not life dependent, even then the name organic is not changed, because in sciences when a term becomes familiar, then it is not changed. For example, मैं आपको एक example दे दूं. Atom word means too small to be divided. Now it has been established that atom is divisible. We can break down an atom into more smaller particles, which we call the subatomic particles. So the word atom means indivisible. It was established in early 19th that atom is divisible. Even then, as the term got familiar, so it is now used, atoms. अभी भी हम उन particle को atom कहते हैं. इस तरीके से organic word इन compounds के लिए इस्तेमाल किया गया, और इसके meaning थे लाइफ डिपेंडेंट. पता चला कि लाइफ डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी इसको हम यूज कर रहे हैं क्योंकि ये फेमिलियर बन चुका है. इसके बाद क्लास 9 में आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा. क्लास 9 में उस वक्त आपका जो मेंटल लेवल था और आपकी एज के हिसाब से आपने सिंपल स्टेटमेंट इनके बारे में पढ़ी. कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. लेकिन वो डेफिनेशन 9th में तो ठीक है. 10th में आके जब मैच्योरिटी आपकी बढ़ जाती है, एज वाइज एक और क्लास में आप प्रोमोट होते हैं, तो उस बेस पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर ये डेफिनेशन आप करेंगे तो फिर लोग आपके को क्रिटिसाइज करेंगे कि आप बताएं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बाइड्स, कार्बोनेट्स, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं, ऑल ऑफ देम कंटेन्स कार्बन, इन सारों में कार्बन मौजूद हैं. Even then they are not organic compounds. It means that if you define organic compound on this basis, that carbon containing compounds are organic compounds. These compounds contain carbon, they are not organic in nature. So that definition, it becomes deficient. Class 9 पे तो वो ठीक है, लेकिन 10th में अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़नी. इस प्रॉब्लम को आईबैक वालों ने सॉल्व किया है और उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर either hydrocarbons or their derivatives. ये डेफिनेशन आयोपेक की रिकमेंडेशन के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर नॉट ऑर्गेनिक इन नेचर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स और देयर डेरिवेटिव्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली या तो हाइड्रोकार्बन्स हैं या उनके डेरिवेटिव्स हैं. नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या है? ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो. The binary compounds containing carbon and hydrogen are called hydrocarbons. For example, methane CH4, ethane C2H6, benzene C6H6. All these compounds we call them hydrocarbons. From their formula, it is clear that they contain carbon and hydrogen only. So hydrocarbons, these are the binary compounds containing carbon and hydrogen only.
Organic compounds are either hydrocarbons or their derivatives. What are derivatives? Those compounds which are obtained by changing the molecular structure of organic compounds are called their derivatives. यानी वो compound जो hydrocarbon से बनाए जाए उनको हम उनके derivatives कहते हैं. For example, हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन है मीथेन CH4. This is हाइड्रोकार्बन CH4 मीथेन. अगर इसके ये हाइड्रोकार्बन है, अगर इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम चेंज करें, कैसे? इसको क्लोरीन से रिएक्ट करवाएं, ये एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, ये मीथेन चेंज हो जाएगा क्लोरोमीथेन में. अब ये जो मीथेन है ये हाइड्रोकार्बन है और ये जो हाइड्रोकार्बन से दूसरा कंपाउंड बना है क्लोरोमीथेन, ये डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन. तो ऐसे कंपाउंड जो या तो हाइड्रोकार्बन्स हो या उनके डेरिवेटिव्स हो, उनसे बने हो, such compounds are called organic compounds. Now these compounds, carbon dioxide, carbon monoxide, carbides and carbonates, they are neither hydrocarbons nor their derivatives. Therefore they are not classified as organic compounds. If you are asked a question for 3 marks that why carbon dioxide is not classified as organic compound, it contains carbon, इसका आंसर क्या होगा कि organic compounds are either hydrocarbons or their derivatives. Carbon dioxide, carbon monoxide, carbides and carbonates, they are neither hydrocarbons nor their derivatives. Therefore they are not classified as hydrocarbons. तो मेरे बच्चों ये तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इस organic compounds की, and the branch of chemistry which deals with these hydrocarbons and their derivatives is called organic chemistry. Organic chemistry में हम इन organic compounds के बारे में पढ़ेंगे, mean in hydrocarbons और इनके derivatives के बारे में. So this is the introduction about organic chemistry and organic compounds. और इसमें एक technical question, एक conceptual question भी मैंने आपको derive करके बताया. इस lecture से extract करके question आपको बता दिया बेटा. You may be asked a question that carbon containing compounds are called organic compounds. Then why carbon dioxide is not organic? तो इसका आंसर क्या होगा कि organic compounds are either hydrocarbons or their derivatives. Carbon dioxide, it is neither hydrocarbon nor its derivative. So it is not classified as organic compound. अब आ जाते हैं second हमारा textual profile, diversity and magnitude of organic compounds. Diversity and magnitude of organic compound का textual profile क्या होगा? Diversity और magnitude की terminology कि diversity और magnitude से हम क्या मतलब लेते हैं. इसके बाद कार्बन एटम की वो प्रॉपर्टीज जो डाइवर्सिटी और मैग्नीट्यूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो क्या है? कैटिनेशन, आइसोमेरिज्म, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू मेक मल्टीपल बॉन्ड्स एंड द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू बॉन्ड विद हेटेरो एटम्स. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन एटम्स की, जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डाइवर्सिटी ज्यादा है, इनमें वैरायटी ज्यादा है, इनका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, यानी इनकी नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा है. तो सबसे पहले तो फर्स्ट टेक्सचुअल पॉइंट की तरफ हम आएंगे, टर्मिनोलॉजी. टर्मिनोलॉजी में 2 वर्ड्स हैं, एक डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन वैरायटी, वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स, दूसरा वर्ड मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर of organic compounds. So organic compounds, there are millions of organic compounds present on earth. इनकी तादाद भी ज्यादा है, नंबर भी ज्यादा है, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में डाइवर्सिटी, इनमें वैरायटी भी ज्यादा है. वजह क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतनी ज्यादा तादाद में एग्जिस्ट करते हैं और इनमें बहुत ज्यादा वैरायटीज क्यों हैं, ज्यादा टाइप्स क्यों हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो इसीलिए ये 2 वर्ड्स यूज हुए हैं, डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड. डाइवर्सिटी मीन वैरायटी एंड मैग्नीट्यूड मीन नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Organic compound exist in large number. Millions of organic compounds are known, and they have large number of varieties.
many types of organic compound exist, and the reason for it is the four properties of carbon atoms. Why organic compound exist in large number and they have variety? Organic compound exist in large number and they have variety on the basis of these characteristics of carbon atoms: the catenation, the isomerism, the ability of carbon atom to make multiple bonds, and the ability of carbon atom to make bond with heteroatoms. ये वो characteristics हैं कार्बन एटम्स की जिसकी बुनियाद पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज्यादा तादाद में भी ये एग्जिस्ट करते हैं, और इनके टाइप्स, इनकी क्लासिफिकेशन ज्यादा है, इनकी वैरायटी ज्यादा है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैटिनेशन। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है कैटिनेशन। नाउ कैटिनेशन मीन चेन फॉर्मेशन या सेल्फ लिंकेज। इस कैटिनेशन वर्ड को सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहें तो ये क्या है? सेल्फ लिंकेज एबिलिटी, सेल्फ लिंकेज एबिलिटी। कार्बन एटम में ये एबिलिटी मौजूद है कि वो दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलके लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू मेक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। अब इस कैटिनेशन का ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबर पे और की वैरायटी भी क्या इफेक्ट है? क्योंकि कैटिनेशन में हम ये पढ़ते हैं कि कार्बन एटम लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, तो ये लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स या ओपन चेन होंगे या क्लोज चेन। यानी कार्बन एटम कैटिनेशन की वजह से या तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ओपन चेन बनाएंगे। फॉर एग्जांपल ये ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एटम्स दे आर मेकिंग ओपन चेन। दूसरी पॉसिबिलिटी कि ये कार्बन एटम क्लोज चेन बनाए, फोर कार्बन एटम्स। तीसरी पॉसिबिलिटी कि ये स्ट्रेट चेन है इन फोर कार्बन एटम्स के। ये भी हो सकता है कि इनमें एक कार्बन एटम ब्रांच बना ले, तो ये ब्रांच चेन की एक वैरायटी आ गई। ये स्ट्रेट चेन के साथ यहां ब्रांच है, यहां ये बिल्कुल स्ट्रेट चेन है, और ये क्लोज रिंग है। तो इससे आप देख रहे हैं कि इस कैटिनेशन की वजह से 3 वैरायटीज आ गई ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है लेकिन वैरायटीज डिफरेंट है। ये ओपन चेन, ये क्लोज चेन, तो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिर ओपन चेन में ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच चेन, इन दोनों की प्रॉपर्टीज फिर एक दूसरे से डिफरेंट है। तो ये द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम टू मेक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कैटिनेशन, and due to this catenation organic compounds they have variety and they exist in large number. For example, an organic compound containing 4 carbon atoms can exist in three different forms. If a carbon atom if an organic compound contains 4 carbon atoms, it may exist in the form of straight open chain or branched open chain or closed chain, and different terminology are used for it. For example, this compound is called N-butane. N means straight chain, normal. This compound is isobutane. Iso means branched chain, and this compound is the cyclobutane. तो इस कैटिनेशन सेल्फ लिंकेज कैपेबिलिटी के बेस पे ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैरायटी भी आ गई और इनकी नंबर भी बढ़ गई। तो कैटिनेशन इट कंट्रीब्यूट्स इन मैग्नीट्यूड एंड diversity of organic compound in such a way that due to catenation carbon atom forms long chains. These long chain may be open, straight form or branched, or these long chains may be in the form of closed rings. In this way different varieties of organic compound arise and their number increases. So that was the first characteristic of carbon atom, that Allah has blessed these properties to carbon atoms, and due to this catenation ability of carbon atoms, organic compound exist
in large number and they have varieties. Next property, organic compound, carbon atom ki, which is responsible for magnitude and diversity of organic compound, is isomerism. Isomerism. Iso means same. Merism मेर से निकला है. मेर mean molecular, molecule mean molecular formula. Organic compound में एक characteristic ये है कि they may have different molecular formulae. They may have same molecular formula, but they have different molecular structure. Organic compounds में एक phenomena मौजूद है जिसके बेस पे ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे लेकिन उनके मॉलिक्यूल में एटम्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म. और ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? आइसोमर्स. तो आइसोमेरिज्म क्या है? इट इज द फिनोमेनन by which organic compounds have same molecular formulae but different structural formulae. Structural formulae mean arrangement of atoms in their molecules. यानी इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने का मतलब क्या होगा कि नंबर ऑफ एटम सेम होंगे लेकिन मॉलिक्यूल में उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट होगी और इस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगी. तो ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म. सो आइसोमेरिज्म, इट इज द फिनोमेनन by which organic compounds have same molecular formulae. ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होंगे बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला है. मॉलिक्यूलर फार्मूला इनका सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका डिफरेंट होगा. ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमेना कांसेप्ट को वी कॉल इट द आइसोमेरिज्म. आइसोमेरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नंबर ज्यादा है और इनमें वैरायटी मौजूद है. वो कैसे? फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका नाम है ब्यूटेन. उसका फार्मूला C4H8 है. ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ब्यूटेन. इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C4H8. इट मींस कि इसके मॉलिक्यूल में 4 कार्बन एटम्स है और 8 हाइड्रोजन एटम है. इन सेम नंबर ऑफ एटम के साथ ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं. एक ब्यूटेन का स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन के 4 एटम्स दे आर मेकिंग स्ट्रेट चेन, ओपन चेन और स्ट्रेट, और इनके साथ 8 हाइड्रोजन के एटम्स अटैच हैं. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन एटम एक ओपन स्ट्रेट चेन बनाते हैं इनको कहते हैं नॉर्मल. तो ये जो ब्यूटेन है चूंकि इसमें कार्बन एटम दे आर मेकिंग स्ट्रेट चेन, सो इसको हम क्या कहेंगे? एन ब्यूटेन. इस एन ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C4H8. 1 2 3 4 4 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? 10. 1 2 3 4 4 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन एटम है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. लेकिन ये 4 कार्बन एटम की अरेंजमेंट डिफरेंट भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल इन कार्बन एटम की अरेंजमेंट ऐसे भी हो सकती है कि 3 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन बना के उसके साथ 4 कार्बन एटम एक ब्रांच बना रहा है. उनमें आप काउंट करेंगे तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम होंगे दोनों कंपाउंड्स में.
दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन एटम्स होंगे और 10 हाइड्रोजन एटम। इस कंपाउंड में भी 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। इसमें भी 4 कार्बन एटम है, 10 हाइड्रोजन एटम है। तो नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन एटम सेम है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, और वो क्या है? C4H10। लेकिन दो पॉसिबिलिटी आएगी, या तो ये 4 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन बनाएंगे तो फिर ये कंपाउंड होगा N-ब्यूटेन, और अगर ये ब्रांच बना रहे हैं तो फिर इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन ये ब्रांच के फॉर्म में आ गया। अब N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, नंबर ऑफ एटम कार्बन और हाइड्रोजन सेम, so they have same formula but their structural formula is different. Structural formula different है। Structural formula क्या है? The formula which shows the arrangement of atom in a molecule, in its molecule. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जो एटम की अरेंजमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल फार्मूला। जी बेटी इकरा जी। Sir, I wanted to ask if cyclobutane is an isomer of butane. No, cyclobutane is not isomer. Why? रीजन अब मैं बेटा बता देता हूं। ये स्ट्रक्चर बेटी आपको समझ आ गए हैं? Yes, sir. इनमें कार्बन एटम कितने हैं बेटी? 4. और हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 8. नो, हाइड्रोजन एटम कितने हैं बेटी? 10, sorry, 10. 10 है। ओके, इन दोनों कंपाउंड में 4 कार्बन एटम है और 10 हाइड्रोजन एटम है। क्लियर? Yes. इस बेस पे मेरी बेटी इसको हम क्या कहेंगे कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब चेक करते हैं आपके उस आइडिया को कि क्या वो आइसोमर है या नहीं। आइसोमर तब वो होगा जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C4H10, यानी उसमें 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन एटम हो। हम साइक्लोब्यूटेन को चेक करते हैं। 1 2 3 4 कार्बन एटम। ओके, फॉर कार्बन एटम इट्स ओके। अब बेटा कार्बन टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, इट मेक्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड, उससे ज्यादा नहीं। तो इसके साथ यहां हाइड्रोजन एटम, यहां हाइड्रोजन एटम। अब कार्बन के बॉन्ड कितने हो गए? 1 2 3 4। इसके साथ एक हाइड्रोजन यहां, एक यहां, हाइड्रोजन यहां, यहां आ गया, यहां 2 हाइड्रोजन। अब मेरी बेटी कार्बन के 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन की सिंगल वैलेंसी। अब कार्बन एटम 4 है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, इसमें भी कार्बन एटम 4 थे। लेकिन हाइड्रोजन एटम 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन एटम 8 है। जबकि इन ब्यूटेन का में हाइड्रोजन एटम कितने थे? दोनों में 10 हाइड्रोजन एटम थे। साइक्लोब्यूटेन में हाइड्रोजन एटम 2 कम है, तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 नहीं होगा, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 होगा। और हमने आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाए सेम होंगे। तो साइक्लोब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 है, इसलिए दिस इज नॉट द आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। ये ब्यूटेन का आइसोमर नहीं होगा। आइसोमर तब हम कहेंगे एक सब्सटेंस को जब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। तो मेरे बच्चों ये आज का लेक्चर था। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा बेटा। टाइम आपका हो गया है जी। अगर एक पहले कार्बन एटम के साथ बेटी जो आपने क्वेश्चन किया, यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि इस चेन के फॉर्म में जो मैं समझा हूं बेटी कि अगर यहां हम कार्बन एटम लगा दें तो क्या ये चेन बनेगा? बेटी आपका यही क्वेश्चन था, काइंडली फिर मुझे बता दीजिए मेरी बेटी जो जिसने क्वेश्चन किया है जी। अच्छा बेटा ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कि यहां जो कार्बन एटम का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन कार्बन एटम में, और यहां जो कार्बन एटम का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो कभी भी यहां पे ये स्ट्रेट रह नहीं सकेगा। ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डिस्टॉर्ट करेगा और यहां तक स्ट्रेट ले आएगा। तो इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट नहीं करता एंड वाले कार्बन एटम के साथ। इट डज नॉट एग्जिस्ट विद एंड कार्बन एटम, ये पॉसिबल नहीं है।
हाँ, यहां अगर अब आप इसके साथ कार्बन लगाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक ये पेयर है, एक ये भी उसको रिपेल कर रहा है, ये भी रिपेल कर रहा है, तो ये 90 डिग्री के एंगल पे अटैच होगा। लेकिन एंड में कार्बन एटम ब्रांच के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। ओपन चेन में, क्रॉस चेन में तो एंड में ब्रांच के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ओपन चेन में पॉसिबल नहीं है। तो ये लेक्चर थे इंशाल्लाह। बाकी रिमेनिंग लेक्चर जो है, ये जो चीजें हैं मैं एक्सप्लेन करूंगा कल के लेक्चर में। अल्लाह ताला आप लोगों को और आपकी फैमिलीज को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।